हेलो एवरीवन, यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। इस कोर्स में आपका स्वागत है। इसमें हम लोग कॉम्ट, स्पेंसर, दुर्खिम और मार्क्स के बारे में बहुत ब्रीफ में बात करेंगे, क्योंकि ब्रीफ में आपको समझना है और समय का अभाव रहता है। तो इसलिए मैं अगस्त कॉम्ट समाजशास्त्र एक विज्ञान है, 3 स्तरों का नियम, प्रत्यक्षवाद, कॉम्ट का पद्धति शास्त्र, सामाजिक स्थिति, स्टैटिक एंड डायनेमिक विज्ञानों का संस्तरण, हर्बर्ट स्पेंसर, सामाजिक विकास, समाज की सावयवी संरचना की अवधारणा, मैल दुर्खिम, सामाजिक तत्व, सामूहिक प्रतिनिधान, यांत्रिक तथा सावयवी एकता, श्रम विभाजन, आत्महत्या का सिद्धांत, धर्म का सामाजिक सिद्धांत, कार्ल मार्क्स, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत और मैक्स वेबर, पार्सन्स, पैरेटो की भी चर्चा करेंगे। मैक्स वेबर का सामाजिक क्रिया का सिद्धांत, धर्म का समाजशास्त्र और सत्ता, और पार्सन्स का सामाजिक क्रिया का सिद्धांत, पैटर्न वेरिएबल, प्रतिमान चर, और पार्सन्स का सोशल सिस्टम, पैरेटो का रेसिड्यूज एंड डेरिवेशन, पैरेटो का सामाजिक क्रिया का सिद्धांत, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले आपको ये बता दें कि अगस्त कॉम्ट साहब जो है समाजशास्त्र के जनक हैं, उसकी वजह क्या है, उसके लिए भी हमने काफ़ी वीडियो बनाया, लेकिन ब्रीफली हम बता दें कि उस वक्त की फ्रेंच रिवॉल्यूशन और औद्योगिक क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम स्वरूप जो समाज की व्यवस्था जो है अव्यवस्थित हो गई थी समाज, उस परिस्थिति में अगस्त कॉम्ट एक मैथमेटिशियन होने के नाते समाज के बारे में सोचना, विचार करना और वैज्ञानिक विश्लेषण करना, उनका ये कह और एक नए विषय का सृजन करना कि एक ऐसा विषय हो जो कि सारे विषय को होलिस्टिक अप्रोच में अध्ययन करे, समाज का पार्ट नहीं, जैसे पॉलिटी, ज्योग्राफी, जैसे इकोनॉमिक्स, ये पार्ट का स्टडी करता है, तो अगस्त कॉम्ट करते हैं एज ए होल का स्टडी हो। और वो फिजिक्स के हिसाब से उन्होंने थ्योरी दी, लॉ ऑफ थ्री स्टेज, फिजिक्स से प्रभावित थे, नेचुरल साइंस से, और साइंस की सारी थ्योरी यहाँ लागू किया कि जब वो प्राकृतिक विज्ञान में लागू हो सकता है तो समाज विज्ञान में क्यों नहीं होगा। और उसमें उन्होंने समाजशास्त्र एक विज्ञान है के रूप में साबित किया कि ऑब्जर्वेशन है, एक्सपेरिमेंटेशन और कंपैरिजन, ये 3 यानी क्लासिफिकेशन, ये 3 महत्वपूर्ण पार्ट उन्होंने बताया, कैरेक्टर बताया जो एक विज्ञान होने के लिए होना चाहिए, और समाजशास्त्र का भी अध्ययन ऐसे ही होना चाहिए। तो ये था ब्रीफली, और इस तरह से उन्होंने समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में स्थापित किया। तो हम जानेंगे अगस्त कॉम्ट 1798 से 1857 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई, और आपको बताया कि 1798 में पैदा हुए फ्रांस के, 1857 में मृत्यु हुई, 1858 में मैल दुर्खिम पैदा होते हैं। तो ये एक मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। तो अगस्त कॉम्ट की जो महत्वपूर्ण कीर्ति है, मॉन्टपेलियर में पैदा हुए फ्रांस में। जो सबसे महत्वपूर्ण कीर्ति है उसको आप जान लीजिए कि वो है पॉजिटिव फिलॉसफी ऑफ सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी एंड कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी। कॉम्ट की दृष्टि में समाजशास्त्र, कॉम्ट ने समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में लिया। कॉम्ट समाजशास्त्र को एक विज्ञान मानते हैं, और 1838 में समाजशास्त्र का सृजन करते हैं कॉम्ट। पहले इथोलॉजी, इनके एक स्टूडेंट हैं, उन्होंने जीएस मिल ने इथोलॉजी का, इस विज्ञान का नाम इथोलॉजी के रूप में कहा, लेकिन अगस्त कॉम्ट ने, और शुरुआत में अगस्त कॉम्ट इसका नाम सामाजिक भौतिकी रखना चाहते थे, लेकिन बेल्जियम के वैज्ञानिक क्वेटलेस ने इसका कहीं पे उपयोग कर लिया था किसी अपने आर्टिकल में, इसलिए इसका नाम छोड़ के उन्होंने सोशियोलॉजी रखा, जो कि सोशियस और लोगस, लोगस ग्रीक वर्ड है और सोशियस लैटिन वर्ड है। ये आमतौर पे क्वेश्चन आता है, नेट में भी आता है, तो बहुत ब्रीफ में लेकर के चलते, पॉजिटिव फिलॉसफी, पॉजिटिव पॉलिटी एंड समाजशास्त्र एक विज्ञान के रूप में कैसे है, ऑब्जर्वेशन, उनका कहना है कि ऑब्जर्वेशन करना चाहिए, और उसी आधार पे उन्होंने ये थ्योरी हायरार्की ऑफ साइंस की भी थ्योरी दी
इसी आधार पे लॉ ऑफ थ्री स्टेज दिया। हायरार्की ऑफ साइंस इंक्रीजिंग डिपेंडेंस एंड डिक्रीजिंग जनरलिटी पे आधारित है। ये सब पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको आप नोट करेंगे, ठीक है। तो साइंस के रूप में कैसे स्थापित किया, नेचुरल साइंस के सारे थ्योरी को उन्होंने यहाँ स्थापित। समाज की सामाजिक संरचना की अवधारणा, ये भी समाज के, चूँकि सब लोग बायोलॉजी से उस समय प्रभावित थे, इवोल्यूशनरी थ्योरी था डार्विन का, और उस समय डार्विन का प्रभाव समाज पे सबसे ज़्यादा था, तो ये भी प्रभावित होने से नहीं रहे। तो समाज को एक ऑर्गेनिज्म के रूप में ये लोग कंपेयर करते हैं। ये है अल्बर्ट स्पेंसर है, इवन दुर्खिम है। दुर्खिम तो मैकेनिकल ऑर्गेनिक सॉलिडिटी की बात करते हैं, वही चीज़ हुआ। ये सब लोग ऑर्गेनिक के रूप में देखते हैं सोसाइटी को, कि जिस तरह सोसाइटी का प्रत्येक अंग होता है और मिल के काम करता है, उसी तरह हमारा अंग होता है, आँख, कान, नाक, पाँव, हाथ, जुबान, उसी तरह मिल के काम करता है। इस सिद्धांत पे उन्होंने जो है, आपको पता है हर्बर्ट स्पेंसर की जो थ्योरी थी, हर्बर्ट स्पेंसर ने लिया था उनसे, क्या कहते हैं, डार्विन से ये सब लोग प्रभावित थे। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, नेचुरल सिलेक्शन। यहाँ पे हम लोग सोशल स्टैटिक्स की और सोशल डायनेमिक्स की बात कर रहे हैं शॉर्ट में। सोशल स्टैटिक्स से मतलब क्या है इनका, सोशल स्टैटिक और सोशल डायनेमिक का मतलब क्या है कि समाज को एक ही स्थिति, एक ही मतलब समय में आप दो नज़रिए से देख सकते। एक है कि समाज स्थिर है, और दूसरा है कि समाज स्थिर है व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, व्यवस्था के पॉइंट से अगर आप देखेंगे तो समाज स्थिर है। और दूसरा सोशल डायनेमिक्स है, समाज में परिवर्तन भी हो रहा है। तो एक ही समय में आप ये देखिए, समाज स्थिर भी और परिवर्तन भी हो रहा है। सपोज के आप ये देखिए, दुनिया जो है ना हमेशा एक गतिमान है, अर्थ, लेकिन क्या आप खड़े होते हैं तो कहीं डोलते हैं, नहीं डोलते, तो स्टैटिक भी है। उसी तरह आपका जो फिजिकल जो अपीयरेंस है, जो आपकी बायोलॉजी है, जो कि बायोलॉजी से ये लोग प्रभावित है, तो आपका जो ऑर्गेनिज्म है, आप ऐसे ऑर्गेनिज्म देखिए, तो आप कहीं पे एक जगह बैठे हुए हैं तो लोग आपको समझेंगे स्टैटिक है, लेकिन आपका इंटरनल फिजियोलॉजी काम कर रहा है ना, आपका ब्लड सर्कुलेशन काम कर रहा है, जितना भी सिस्टम है वो काम कर रहा है, सब मतलब मेटाबॉलिज्म काम कर रहा है, एनाबॉलिज्म और केटाबॉलिज्म हो रहा है। तो आप कुल मिलाकर के आप ये देखिए, सोशल स्टैटिक और सोशल डायनेमिक का मतलब ये हुआ कि एक ही स्थिति में समाज में दोनों प्रक्रिया चलती रहती है। उसके ये पॉइंट है, मानवीय स्टडी ऑफ ह्यूमन नेचर, ह्यूमन से उसको रिलेट किया गया है, स्टडी ऑफ सोशल नेचर, ठीक है। और सोशल डायनेमिक्स को समाज में परिवर्तन के रूप में देखा गया है कि किस तरह से परिवर्तन हो रहा है समाज में, जिस तरह फिजियोलॉजी अंदर क्या कहते हैं सर, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, तो उसी तरह परिवर्तन भी हो रहा है। अब हम शॉर्ट में, चूँकि मैं सबको देखूंगा, तो 3 स्तरों के नियम में क्या है, 3 स्तरों के नियम में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये नियम जो है ना सामाजिक उद्विकास से प्रभावित है, सरलता से जटिलता की ओर जा रहा है। ये 3 स्तर कौन कौन है, ये 3 स्तर कह रहे हैं कि समाज 3 स्तरों से गुजरता है। कौन कौन 3 स्तर से गुजरता है भाई, तो धार्मिक अवस्था से, तात्विक अवस्था से और वैज्ञानिक अवस्था से। देखिए ये प्राइमरी स्टेज सरल है, इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, और ये और कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे लोग धर्म के आधार पे सोचते थे, यहाँ पे थोड़ा सा सोचने लगे कि क्यों, क्या कारण है, और यहाँ पे वैज्ञानिक विचार आने लगा पूर्णतः। जैसे सपोज किसी को सांप काटा तो यहाँ पे सोचा ईश्वर की इच्छा, सपोज किसी को सांप काटा तो यहाँ पे सोचा कोई ना कोई कारण है, और यहाँ वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण हो गया कि कारण आखिर है सांप काटना, और जहर सांप में होता है, और इस कारण इंसान मर गया। तो इस तरह से ये विश्लेषण है, और ये आता है एग्ज़ाम में, यूजीसी नेट में भी आता है, एकेडमिक में भी आता है। और उसको भी आपको क्या कहते हैं कि धार्मिक अवस्था को 3 अवस्था में बांट दिया, ये क्वेश्चन भी आता है, फेटिशिज्म, पॉलीथिज्म, मोनोथिज्म। फेटिशिज्म बहुदेवता से जाति सत्तावाद एंड प्रेतवाद भी कहते हैं इसको, बहुदेवतावाद, एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद देखिए सबसे ऊपर है, पहले बहुदेवतावाद था, उसके बाद लोगों ने एक ईश्वर को मानना शुरू कर लिया। तात्विक अवस्था दोनों के बीच की अवस्था है, और इसको जो है ना 1300 ईस्वी पूर्व के पश्चात मानते हैं। इस सबको आप नोट कीजिएगा जो मैं पॉइंट आपको बता रहा हूँ,
और वैज्ञानिक अवस्था, क्योंकि शॉर्ट में हमने आपको बता दिया, कार्य कारण पे डिपेंड कर रहा है। किसी भी घटना का क्या कारण है, क्या क्या साइंटिफिक मेथड है, तो ये है कुल मिला करके। और चिंतन के 3 सामाजिक स्तर। पहले अवस्था में जो है दैवीय नियम होता है लागू, डिवाइन लॉ। ये माना जाता है कि हर चीज़ ईश्वर पे थोप दिया जाता है, ईश्वर के कारण हो रहा है। तात्विक एवं पुरोहितवाद, इस अवस्था में ये माना जाता है कि इस अवस्था में समाज में जो वर्चस्व है पुरोहितों का होता है, जैसे भारत में पंडित, ठीक है, वो इसे ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में देखते हैं। और प्रत्यक्षवाद और प्रजातंत्र, ये डेमोक्रेसी का स्टेज हो जाता है। प्रत्यक्षवाद यहाँ पे समानता, स्वतंत्रता, ये सारी चीज़ें बढ़ाते आते हैं। प्रत्यक्षवाद एक मैथोलॉजी के रूप में भी अगस्ट कॉम्ट देखते हैं, इसको आपको समझना है। प्रत्यक्षवाद को एक मैथोलॉजी के रूप में भी देखते हैं, जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि नेचुरल साइंस से इन्होंने कहा कि जिस तरह नेचुरल साइंस में बाय साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल होता है, वैज्ञानिक पद्धति का इस्तेमाल होता है साइंटिफिक मेथड का, क्या उस तरह से समाजशास्त्र का अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति से नहीं किया जा सकता? तो उन्होंने कहा साइंटिफिक मेथड से, वैज्ञानिक पद्धति से समाजशास्त्र का अध्ययन किया जाएगा। और वैज्ञानिक पद्धति आखिर कौन कौन है? वैज्ञानिक पद्धति में 3 महत्वपूर्ण का विश्लेषण उन्होंने किया। सबसे पहला मैं आपको बता दूं, सबसे पहला है ऑब्जर्वेशन, इसको अवलोकन कहते हैं, ये आप जरूर लिख लेंगे। दूसरा है एक्सपेरिमेंटेशन और तीसरा है कंपैरिजन, जिसको क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, तुलना, ठीक है, वर्गीकरण। और प्रत्यक्षवाद की मान्यता क्या है? सामाजिक घटना निश्चित नियमों पर आधारित है, ये सब मान्यता है। वैज्ञानिक प्रणाली का प्रयोग, बस आपको पॉइंट याद करना है, नेट के लिए भी पॉइंट याद करना है और एग्जाम के लिए। वास्तविक ज्ञान, प्रत्यक्षवाद और अनिश्वरवाद, ठीक है, प्रत्यक्ष और ऐतिहासिक पद्धति, ये रहा विज्ञानों का संस्करण। अब हायरार्की ऑफ साइंस, ये बोलते हैं कि साइंस का भी एक हायरार्की है, जिस ये अपनी किताब पॉजिटिव फिलॉसफी में इसकी चर्चा करते हैं और कहते हैं कि सबसे पहले सभी साइंस विज्ञानों की जो जननी है वो मैथमेटिक्स है। सबसे नीचे मैथ है और उसके बाद मैथ के बाद एस्ट्रोनॉमी के बाद फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री के बाद बायो, और उसके बाद बोलते हैं सबसे टॉप पे सोशियोलॉजी है, चूँकि जगह का, ये आप समझ लीजिए। और बांटा क्यों? निर्भरता का बढ़ता हुआ क्रम, ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डिपेंडेंस, मैं समझाता हूँ, और घटती हुई सामान्यता। देखिए बढ़ती हुई जटिलता। जो विज्ञान सबसे पहले विकसित हुआ, जैसे मैथमेटिक्स, तो सबसे सरल है और सबसे कम जटिल है और किसी पे निर्भर नहीं है, इसका मतलब ये हो। और उसके बाद खगोल विज्ञान गणित पे निर्भर है, थोड़ा जटिल हो गया। उसके बाद प्राकृतिक विज्ञान में जितने भी आते हैं वो सब थोड़ा और जटिल हो गया। उसके बाद मतलब फिजिक्स की बात कर रहे हैं, उसके बाद बायोलॉजी थोड़ा और जटिल हो गया, क्योंकि ये मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री पे डिपेंड हो गया। और समाजशास्त्र की बात कर रहे हैं, समाजशास्त्र सब पे डिपेंडेंट है, क्योंकि ये सबसे बाद में विकसित है। तो इसको सबसे, अगस्ट कॉम्ट ने कहा, सबसे आधुनिक विज्ञान है। इसमें अगस्ट कॉम्ट की आलोचना हुई कि इसमें संदेह नहीं कि कॉम्ट का मूल्यांकन उनके कृत के काल को ध्यान में रखकर करे। प्रत्येक योगदान को आलोचना की परिधि से बाहर माना जा सकता है, लेकिन बौद्धिक धरातल पर उनके चिंतन की व्याख्या की जाए तो ऐसे अनेक प्रश्न उत्पन्न होते हैं जो उनके चिंतन के समक्ष आलोचना के अनेक प्रश्न चिन्ह लाते हैं। रेमंड एरन कहते हैं कि अगस्ट कॉम्ट दार्शनिकों में समाजशास्त्री और समाजशास्त्री में दार्शनिक कहे जाते हैं, वो उनको दार्शनिक ज़्यादा मानते हैं और कहते हैं कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हर समाज जो है ना एक धार्मिक से तात्विक से वैज्ञानिक है, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये एक गलत धारणा इनका मानना है। तो अब हम हर्बर्ट स्पेंसर को